जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दीप पटेल और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट चैनल नवोदय वॉरियर्स पे। दोस्तों, कल नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो फिर से हम अपनी पढ़ाई पे आ जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं बायोलॉजी के थर्ड और साइंस के 8 चैप्टर, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दोस्तों, इस चैप्टर में हम असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आई होप आप सभी नवरात्रि के यानी कि नवरात्रि के माहौल से बाहर आ चुके होंगे, ठीक है। यानी कि अभी भी 2-3 दिन और लगेंगे, लेकिन आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मैं भी आ गया हूँ वापस, तो आप भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मिल के और धमाल मचा देंगे, ठीक है। गरबा में तो हमने इंडिविजुअली अपने वहाँ पे और मैंने यहाँ पे, तो उन्होंने धमाल मचा रखी हुई है, ठीक है। पढ़ने में भी हम आग लगा देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा 8 चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये फर्स्ट पेज में ना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक वर्ड, जैसे कि यहाँ पे आपको आइडेंटिकल और सिमिलर दोनों के बारे में आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वर्ड है क्रोमोसोम और डीएनए, जो कि दोस्तों आपने अगर ये वर्ड 9th में सुने होंगे, ठीक है। डीएनए और क्रोमोसोम, जो कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जब जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। क्योंकि एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में ये डीएनए के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। देन यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। यहाँ पे आपको दोस्तों इन ब्रैकेट जो कि डीएनए का आपको फुल फॉर्म दे रखा है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कि द डीएनए इज द सेल इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कि ये जो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तो वो डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखा रखा हुआ है, आप 11th में आएंगे, ठीक है। तो आपको क्रोमोसोम के और 4 टाइप देखने को मिलेंगे, यानी कि उसके शेप पे बेस पर वो डिवाइड होता रहता है। एंड उसके बाद देयरफॉर इट इज़ only to be expected that the process of copying DNA will have some variation each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but may or not be identical to original. दोस्तों, सिमिलर और आइडेंटिकल में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिकल यानी कि जो 100%, अगर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर रखें, ठीक है, तो अगर वो कंप्लीट आ जाती है तो उसको आइडेंटिकल कहते हैं, ठीक है। जो कि 100% एक दूसरे की तरह दिखती है उसे आइडेंटिकल कहते हैं। और सिमिलर जो कि रेशियो में अगर हो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर हम मैथ्स की तरह से देखने जाए तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड 3 है और दूसरे की 6 है, ठीक है, तो वो रेशियो में 1/2 के, तो उसको सिमिलर बोलेंगे, लेकिन उसको आइडेंटिकल नहीं बोल सकते। आइडेंटिकल कब, जब दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड 6-6 होगी, ठीक है। क्योंकि एक ट्राइंगल की तीनों साइड 6 और दूसरे की भी 6, जो एक को दूसरे पे रखेंगे तो कम्प्लीटली वो नीचे वाला ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर पेरेंट्स में से जो जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए के फॉर्म में पास होता है, ठीक है, अगर उसमें कुछ एक वेरिएशन आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा होता है, ठीक है, यानी कि जो न्यू जनरेशन पैदा होने होती है, ठीक है, उनमें कुछ एक वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि यानी कि यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर डीएनए में चेंज होगा, ठीक है, तो जो न्यू वेरिएशन है कि जो न्यू बेबी बॉर्न होगा, ठीक है, उसके अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे बताया गया कि उसको हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी जेनेटिक मटेरियल पास होता है तो उसमें वेरिएशन होते ही होता है, ठीक है। तो आपको एक बात और बता दूँ, जो ट्विंस होते हैं, ठीक है, कुछ बार ट्विंस इनकी जो एक साथ बच्चे होते हैं जो देखने में भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो ट्विंस होते हैं उनके डीएनए एक जैसे होते हैं, बाकी सभी ह्यूमंस यानी कि जो सभी मनुष्य उनका डीएनए वेरी करता है, ठीक है, लेकिन जो ट्विंस होते हैं उनका डीएनए सेम रहता है। जिन इन इन दोज केस यानी कि उनके केस में जो डीएनए होगा वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। दैन उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो दोस्तों, वेरिएशन होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास वातावरण बदल रहा है, एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके कारण गर्मी में हमें अपने बॉडी को मेंटेन रखना होगा, ठंडी में मेंटेन रखना होगा, ठीक है। वैसे ही यानी कि जो वेरिएशंस है हमारे शरीर में, ठीक है, यानी कि जो न्यू प्रोजनी में वो एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब हम कहते हैं वो भी एक रीज़न है कि किसी का एग्जिस्टेंस क्यों अभी तक रहा हुआ है, ठीक है, तो वो उनके अंदर वेरिएशन आ रहा है, ठीक है।
जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देख ले कि एक बैक्टीरिया का कई ग्रुप है, ठीक है, वो गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जो वातावरण या की एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें ठंड आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनमें से जो कुछ एक हो गया, ठीक है, जो कि ठंड में भी रहने योग्य अपनी बॉडी को उस तरह से उन्होंने मेंटेन रखा होगा, वो बच जाएंगे। तो वही है, तो वो इन केस ऑफ ह्यूमन बी है, ठीक है, अगर हमें हमारा एग्जिस्टेंस रखना है तो हमें वेरिएशंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट एलो द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर नीच, यानी कि किसी पर्टिकुलर नीच को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए हमें डीएनए में चेंजेस यानी कि वेरिएशंस होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डीएनए कॉपी का यानी वह देख लीजिएगा कि डीएनए कॉपी जो रिप्रोडक्शन के वक्त होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इसका ऊपर वाला पैराग्राफ है उसमें से आपको पॉइंट्स बना के लिख देना है, ठीक है। एंड उसके बाद है बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि वही है कि जब वेरिएशन होगा, ठीक है, अगर एक बंदा भी बच जाता है तो वो अपने पूरे समाज यानी कि अपनी पूरी जाति या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अपने जो अपने तरह है, ठीक है, अपने तरह के लोग हैं उनका पूरा एग्जिस्टेंस लेके बचाएगा, ठीक है। जैसे कि उसके बाद आप देख लीजिए कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनकी प्रोसेस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो पहले तो दोस्तों आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट, अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला एग्जांपल दे यानी कि पहला टाइप दे रखा हुआ है फिजन, ठीक है। फिजन का यानी दोस्तों टूटना, ठीक है। फिजन यानी कि टूटना, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, पहला है बाइनरी फिजन और उसके बाद आपको दोनों ये बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में, और दूसरा है बाइनरी फिजन इन लिशमिनिया, ठीक है। तो आपको दोनों यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अमीबा और लिशमिनिया दोनों एक में से टूट के दो बन रहे हैं, ठीक है, दो यानी बाइनरी, ठीक है। तो जो चीज़ एक में से दो होती है उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। जैसे कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो अब देख लीजिए, जस्ट सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ठीक है। जो सेल डिवीज़न है जो फिजन के वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको अमीबा और लिशमिनिया का एग्जांपल दे रखा हुआ है, जिससे कि काला आजार डिजीज़ भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है कि ये देखिए, जब बाइनरी फिजन होता है जब एक में से दो होता है, ठीक है, और जब मल्टीपल फिजन होता है जैसे कि प्लाज्मोडियम, आपको एग्जांपल याद रखना है दोस्तों। जब यहाँ वहाँ पे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ बाइनरी फिजन या व्हाट इज़ मल्टीपल फिजन, ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी होगी और एक एग्जांपल देना होगा। या फिर यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा कि प्लाज्मोडियम में किस मतलब कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसमें कौन सा टाइप है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे फिजन है, और फिजन भी कैसा मल्टीपल फिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल याद रखने हैं और डेफिनेशन तो ऑब्वियसली। देन इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यानी कि फ्रेगमेंटेशन की दोस्तों जो पूरी बॉडी होती है, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, यानी कि ब्रेक हो जाती है। और जो इंडिविजुअल पीस हो गए, ठीक है, वो ग्रो करेंगे पूरे न्यू इंडिविजुअल में। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो कि स्पाइरोगाइरा आपको एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, तो आपको बताना है इन ऑर्गेनिज्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर स्पीसीज अपॉन मैच्योरेशन, ठीक है। दिस स्पीसीज और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। आपको एग्जांपल याद रखना है स्पाइरोगाइरा। दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए 9th 10th 11th और 12th ये चारों स्टैंडर्ड में, ठीक है, असेक्सुअल और सेक्सुअल आपको याद रखना होगा। तो आप एक काम कीजिए, बॉक्स बना दीजिए फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी तरफ उसके एग्जांपल। ये आपको एक पेज में अपने साथ लेके ही घूमिए दोस्तों, हमें ये पूरा याद था और हम अपने साथ लेके ही घूमते थे, ठीक है। दैन उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो स्पाइरोगायरा है, ठीक है, उसकी तरह ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को क्यों स्मॉलर पीसीस में डिवाइड नहीं कर दे, और उनके जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो मतलब इंडिविजुअल जो होंगे वो पूरे न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो क्यों नहीं कर पाते। तो दोस्तों हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आता है ह्यूमंस, और कई अन्य यानी कि कई और भी जीव आते हैं, लेकिन मैं अपना ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है।
हम भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से हम बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन की पर्टिकुलर प्लेस है और उनका पर्टिकुलर फंक्शन भी है, ठीक है। तो उनका एक एक भाग में डिवाइड होना जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसी वजह से हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। देन उसके बाद है रीजनरेशन, या फिर हमारे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो आपको देन उसके बाद नेक्स्ट है रीजनरेशन। तो दोस्तों पहला हमने पढ़ा बट जो फिजन, जिसके अंदर अमीबा, लेशमीनिया और प्लाज्मोडियम 3 एग्जाम्पल थे, ठीक है। देन उसके बाद था फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर स्पायरोगायरा था। देन उसके बाद है रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन में क्या है, जो कि इंडिविजुअल का जो पार्ट अगर कट के यानी कि कट जाता है, ठीक है, बाय चांस, तो उनका जो उनके बॉडी में से जो नया पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, ठीक है। तो उनको अंदर वो सेल रहता है जो उस पार्ट को ग्रो करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, द इंडिविजुअल्स इज सम हाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, मे ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जो कि आपका एग्जाम्पल है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। दोस्तों बहुत बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में, कि फ्रेगमेंटेशन में क्या था, कोई पार्ट फिर से डेवलप हो रहा था या फिर पूरी बॉडी कट हो रही थी, या रीजनरेशन में क्या था, पूरा बॉडी इनकी जो कि पूरी बॉडी है वो कट हो रही थी, या फिर कोई पार्ट फिर से ग्रो कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली याद रखिए कि फ्रेगमेंटेशन यानी कि पूरी बॉडी टूट जाएगी, ठीक है, और रीजनरेशन यानी कि कोई एक पार्ट जो कि ब्रो हो गया है, यानी कि जो टूट गया है, ठीक है, यानी कि कट गया है, वो फिर से ग्रो करेगा। जैसे कि आप लिजार्ड का एग्जांपल इसमें बेस्ट है, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में भी हम देखते हैं। यहाँ पे आपको प्लेनेरिया का एग्जांपल दे रखा हुआ है, ठीक है। रीजनरेशन में आप देख लीजिए पूरी बॉडी कैसे ब्रेक होती है छोटे छोटे पार्ट में, और पूरा पार्ट जो कि एक इंडिविजुअल में ग्रो करता है। देन उसके बाद है बर्डिंग। तो दोस्तों बर्डिंग क्या है, यानी कि ये जो यहाँ पे आपको हाइड्रा का एग्जांपल दे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो हाइड्रा होता है, जो मैच्योर हाइड्रा, ठीक है, उनके जो साइड पार्ट होता है उसमें एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है जिसे हम बर्ड बोलते हैं, जो टाइम के साथ बड़ा होता जाता है, और विथ मैच्यूरेशन वो सॉरी दोस्तों, तो वो मैच्यूरेशन के समय जो कि अपना अलग निकल जाता है, ठीक है। अलग निकल जाता है मतलब यानी कि वो डिटैच हो जाता है और खुद एक न्यू मैच्योर हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको मैंने हाईलाइट करके दे रखा हुआ है। अ बर्ड डेवलप्स एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मैच्योर हाइड्रा है, ठीक है, उनके यहाँ पे आपको एक साइट दिखाई हुई है, ठीक है, ये वाली एक देखिए, तो ये साइट है, उन पर आप देख सकते हैं कि जो साइट है उन वहाँ पे जो सेल हो गए, ठीक है, वो बहुत ही एक्टिव हो गए, और वहाँ पे कंटिन्यूस सेल डिवीज़न होता रहेगा, कंटिन्यूस, ठीक है, जिसकी वजह से वो न्यू बर्ड आउटग्रोथ निकलेगा, ठीक है, न्यू बर्ड का आउटग्रोथ होगा, जिसकी वजह से वो मैच्योर होंगे, बड़े होंगे टाइम के साथ, और फिर डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दोस्तों यहाँ पे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग उनकी बात की गई है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि फार्मिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके 3 जो कि बेनिफिट है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे से दोस्तों, वही पूछा जाता है व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, और उसके बाद राइट द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही देखना है, या फिर यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो बनाना है, ठीक है, बनाना में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन यानी कि इन ब्रैकेट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी लिखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ एक बेनिफिट्स है, ठीक है, यानी कि 3 बेनिफिट 3 मार्क्स का है, ठीक है। जो प्लांट्स रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर अ फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, यानी कि दोस्तों जो नेचुरली सीड से प्रोड्यूस होता है जो प्लांट और फ्रूट फ्लावर और फ्रूट, ठीक है, उससे उनकी कंपेयर में, ठीक है, वो प्लांट ज़्यादा फ्लावर और फ्रूट उनकी कंपेयर ज़्यादा मीन्स अर्लीयर फ्लावर ऑफ फ्रूट अर्ली ईयर देता है, ठीक है। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम जो प्लांट में वो टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट फ्लावर ऑफ फ्रूट देगा नेचुरल वे, ठीक है, उनसे कम समय में हमें दे देगा। देन उसके बाद है लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इट, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उस टेक्निक को यूज़ करके हम ऐसे प्लांट को फिर से ग्रो कर सकते हैं जिनकी यानी कि सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस हो गई हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा हुआ है, यानी कि जास्मिन, ठीक है, रोज़, और यहाँ पे ये जास्मिन, ठीक है। यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको दे रखे हुए जो आपको देख लेने हैं। देन उसके बाद है ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें ये चाहिए कि कोई प्लांट्स अपना एग्जिस्टेंस न खो दे, या फिर जो प्लांट यानी कि नया प्लांट आए वो भी अपने पेरेंट्स
ठीक है, पेरेंट प्लांट की तरह ही हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल सेम हो, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट प्लांट की तरह बट आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं, सॉरी, हम कह सकते हैं सिमिलर, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या सारी इफेक्ट्स उसमें पाए जाएंगे। दोस्तों ये आपके 3 बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, यानी कि जो पहला फ्रूट और फ्लावर अर्ली आते हैं, देन उसके बाद है जीन प्लांट की रिप्रोड्यूस यानी कि सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई हो, उनको भी हम वहाँ से भी हम फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो न्यू प्लांट यानी कि न्यू जनरेशन होगी वो पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बायोफिल्म लीफ का डायग्राम दे रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही होता है जो बायोफिल्म, ये जो आप बर्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जब ये जो बायोफिल्म का लीफ है, ठीक है, जो बर्ड के साथ दिया हुआ है, जो बर्ड वहाँ से लीफ से डिटैच हो जाता है वो सॉइल पे गिरता है, ठीक है, अगर सॉइल डैम्प है, ठीक है, या फिर ये ह्यूमिडिटी वाली है तो वहाँ से ग्रो करते हैं, ठीक है, न्यू प्लांट बन जाता है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिश्यू कल्चर दे रखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ आपको ये बहुत ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर बार क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर, क्योंकि वो न्यू टेक्निक है और मॉडर्न ज़माने में ये यूज़ में ली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि टिश्यू यानी कि टिश्यू कल्चर में क्या है, तो जो न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है वो कैसे करते हैं, तो अब देख लीजिए जो टिश्यू है, ठीक है, यहाँ फिर वहाँ से सेल को निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो सेल प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहाँ पे होता है, वो प्लांट के टिप पे होता है, ठीक है, इनके स्टीम के टिप पे जो सेल होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, फिर उनको आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस किया जाएगा और उनको जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है, ग्रो करने के लिए वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो प्लांट ग्रो करेगा आर्टिफिशियली, जिसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। देन उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन, तो ज़्यादातर प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जो प्लांट में जो एंथर और स्टिग्मा होता है, वहाँ एंथर से स्पोर निकलते हैं और स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, फिर यहाँ से आप पोलन ट्यूब जो ओव्यूल तक उनको ले जाती है, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद है इंटेक्स क्वेश्चन, देन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है, ठीक है। देन वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि दोस्तों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, तो जिसके कारण वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच द प्रोसेस ऑफ कंबाइन ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे रखी हुई है, लेकिन इससे अलग आप डेफिनेशन अगर आप लिख सकते हैं तो मैं बता देता हूँ। द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a two partner of opposite gender, yeah, we can say, yes, we can say opposite or a different gender involved and fertilization takes place, ठीक है, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब दोनों पेरेंट्स कंबाइन हो गए, ठीक है, कि दो अलग अलग जेंडर के कंबाइन हो गए, एक मेल और फीमेल, तो दोनों में से क्रोमोजोम हाफ होके आएंगे, ठीक है। तो अगर मेल में 46 क्रोमोजोम है, फीमेल में 46 है, अब जो उनके बीच रिप्रोडक्शन होगा तो मेल में से 23 और फीमेल में से 23 क्रोमोजोम आएंगे, ठीक है, तो टोटल 46, जो कि प्रोजनी में 46 क्रोमोजोम मेंटेन रहेंगे। तो अब देख लेना है, कोई ये सोचता है, ठीक है, कि अगर वहाँ से 46 है और मेल में भी 46 है, ठीक है, तो वहाँ से अगर 46 सारे क्रोमोसोम आ गए तो इसमें तो डबल हो जाएंगे, तो ये कैसे होगा, तो यही दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइन यानी कि हाईलाइट किया हुआ है जो कि है मियोसिस, ठीक है। तो ये जो 46 में से 23 होता है, ठीक है, क्रोमोसोम, जो कि सेल डिवीज़न के वक्त, तो वो मियोसिस यानी कि मियोसिस डिवीज़न बोला जाता है। दोस्तों इसके बारे में आप 11th में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रखा है, तो जो डीएनए का अमाउंट है, ठीक है, वो 46 के 23 होगा, ठीक है, वो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो 46 से 23 हो रहा है, तो जो उसके साथ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गए, ठीक है, यानी कि हाफ हो गए, उसके साथ अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ होगा, ठीक है। तो वो जो डिवीज़न होता है, वो जिस प्रोसेस को हम मियोसिस डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको लॉन्गिट्यूडियन सेक्शनल बताया गया है प्लांट्स का, ठीक है, तो जिसमें आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हाईलाइट कर रखा हुआ है, जो कि मेल पार्ट है स्टेमन, स्टेमन में 2 पार्ट रहता है, ठीक है, एक तो जो लॉन्ग होता है उसको फिलामेंट, और वो जो ऊपर होता है लोब लाइक, उसको हम एंथर कहते हैं। उसके बाद है पेटल यानी पत्ता, देन उसके बाद सेपल, जो कि ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसको हम सेपल कहते हैं। उसके बाद है पिस्टिल यानी जिसके अंदर 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो ये दोस्तों जो ओवरी है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन दैट इज येलोइश इन कलर। तो दोस्तों अब कुछ बार आपने देखा होगा हम जब प्लांट को छूते हैं यानी कि फ्लावर को छूते हैं, ठीक है, तो कुछ एक येलो पार्ट हमारे हाथ में चिपक सा जाता है, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो चिपकू होते हैं, ठीक है, यानी येलोइश कलर के होते हैं। और उसके बाद है पिस्टिल जो कि प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो ओवरी देख रहे हैं, ठीक है, उसके उसको पिस्टिल बोला जाता है, सॉरी ओवरी है, ठीक है। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों को मिलकर हम पिस्टिल बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि फर्टिलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हुआ है द वॉल एंड बॉटम पार्ट ऑफ ओवरी, मिडल इलोंगेटेड पार्ट, स्टाइल एंड टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। दोस्तों यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मैंने दे रखा है, यानी कि हाईलाइट कर रखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस इस डायग्राम से ही बता दूंगा, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ध्यान रखिए, जो एंथर होता है, ठीक है, वहाँ से जो स्पोर होंगे वो विंड पॉलिनेशन बोलते हैं, जिसको पॉलिनेशन होता है क्योंकि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर जाता है, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है, विंड वाटर और दोस्तों तीसरा मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप का पॉलिनेशन होता है, जिसमें से आप यहाँ पे आप देख लीजिए, सपोज समझ लीजिए ये विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें अंदर से जो स्पोर होते हैं, ठीक है, वो स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। अब स्टिग्मा है वो भी स्टिकी है और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो भी स्टिकी है, ठीक है। तो जब पोलन ग्रेन वहाँ पे यानी स्टिग्मा पर लैंड करते हैं उसके बाद, ठीक है, ध्यान रखिए, उसके बाद वहाँ से पोलन ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है, वो ओवरी में जाके मिलती है। अब जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, वहाँ से पोलन ग्रेन्स आएंगे, पोलन ट्यूब से एंटर हो गए। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा के अंदर डेवलप होती है, ठीक है, वो भी स्पोर के स्टिग्मा पे लैंड हो जाने के बाद। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से पोलन ग्रेन एंटर होगा, यानी कि मेल जर्म सेल आपको बताया गया है, उसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। वो यहाँ से एंटर होगा और वो जिस होल से अंदर होगा, ठीक है, ओवरी में, उसको हम माइक्रोपायल बोलेंगे। क्या? माइक्रोपायल एंड, जहाँ से पोलन ग्रेन एंटर होता है अंदर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीज़न होगा, ठीक है, उसको सिंगियमी बोलेंगे, यानी कि जहाँ पे एंटर होगा माइक्रोपायल एंड, वहाँ पे 2 सेल होंगे, उसके साथ एक मेल गेम, यानी कि एक मेल जर्म सेल जो कि फर्टिलाइज हो जाएगा, जिसको हम सिंगियमी बोलेंगे। देन उसके बाद ये जो आपको सेंटर में 2 डॉट दिख रहा है, ठीक है, वो 2 डॉट है वही है जो कि मेन पार्ट है, जो कि 2 फीमेल निकले ही बोला जाता है। और जो दूसरा मेल जर्म सेल होगा दोस्तों, यहाँ पे स्टिग्मा पे 2 पोलन ग्रेन आए हुए हैं, ठीक है। ये जो दूसरा होगा वो सेंटर में 2 पोलन न्यूक्लिया के साथ फर्टिलाइज होगा, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले स्टार्टिंग में जब वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है तब, इसको हम सिंगियमी बोलते हैं। और दूसरा मेल जर्म सेल है, ठीक है, दूसरा मेल जर्म सेल है वो जो सेंटर में है 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसके साथ फर्टिलाइज होगा, ठीक है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो दोस्तों जो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है जर्मिनेशन। यहाँ पे आपको जर्मिनेशन आपके क्वाटिलॉडन का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये जो क्वाटिलॉडन है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखिए, जो कोटिलॉडन है वो फूड स्टोर के काम में आता है, यानी कि, ठीक है, कोटिलॉडन का काम है तो वो फूड स्टोरेज है। उसके बाद प्लूम्यूल, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है वहाँ से स्टेम निकलेगा, और जो रेडिकल है वहाँ से रूट निकलेगा। दोस्तों आप 11th में आएंगे, उसका मोनोकोटिलॉडन और डाइकोटिलॉडन, ठीक है, ये आपको 2 अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, सॉरी दोनों टाइप, अलग अलग टाइप देखने को मिलेंगे। पता नहीं दोस्तों आज मेरे बोलने में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी चलेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन बींग के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान रखिए, जब हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं, यानी कि इन बिटवीन 12 एंड 18, ठीक है, तो हमारे में कुछ एक चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो कॉमन चेंजेस है बॉयज़ और गर्ल्स में वो है, ठीक है, ग्रोविंग न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया बिटवीन थाई, ठीक है। एंड अदर है थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपेयर ऑन लेग्स एंड आर्म, ठीक है, यानी कि हमारे हाथ और पैर में ये जो कुछ हेयर आ जाता है, ठीक है, वो थीन और ब्लैक, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। लेकिन कुछ एक चेंजेस जो गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम देख सकते हैं, इन गर्ल्स द ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज और डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निप्पल, ठीक है, जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होती है। और उसके बाद बॉयज़ में जो चेंज आता है वो क्या है,
द थिक हेयर ग्रो ऑन द फेस, ठीक है, एंड द वॉइस बिगिन टू क्रैक एंड पेनिस ओकेशनली बिगिन टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख लेना है, जो कि कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो IMP पॉइंट है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आगे हमें पढ़ना है। दोस्तों फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रोटम है, ठीक है, जो टेस्टिज है जहाँ पे स्पर्म बनता है, वो टेस्टिज है वो एक एब्डोमिनल कैविटी में रहता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, और वो बॉडी से बाहर की तरफ रहता है। ऐसा किस लिए कि जो स्पर्म बनता है, ठीक है, उनके लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। अब दोस्तों आप सोचेंगे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पर्म को बनने के लिए 35 और 36, ठीक है, अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉडी से बाहर की तरफ रहता है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, देन ये वहाँ से होकर वास्ट डिफरेंस में जाएगा, ठीक है। देन वास्ट डिफरेंस में होगा, यहाँ पे आपको दो ग्लैंड मिलेगी, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो वो अपने अपने सिक्रेशन इसमें डालेंगे, और वो जो सिक्रेशन डालेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म में, क्योंकि स्पर्म को जो हम बोलते हैं, स्पर्म का कुछ मतलब निकलेगा, हम हमें देसी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, और अगर हम साइंस में बोले, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, ठीक है, तो तब वो न्यूट्रिटिव बन जाएगा। इनके अंदर आप सोचोगे नहीं क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे अब सुक्रोज भी ऐड होगा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ से सुक्रोज ऐड होता है, वगैरह वगैरह। यहाँ आपको देखना है स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो बाहर रहते हैं। और टेस्टिस का यहाँ पे फंक्शन क्या है, क्योंकि हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उनको रिलीज़ करना और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो दोस्तों याद रखना है टेस्टिस का फंक्शन क्या रहता है, तो टेस्टोस्टेरोन और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल के बारे में आपको बताया गया है, तो अब देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों यहाँ पे ये जो यूरेटर है, ठीक है, वो देखिए ब्लेडर में खुलता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर में। तो सेमिनल वेसिकल यानी कि वास्ट डिफरेंस जहाँ से आएगा, जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रेशन इसमें दे देंगे, तो उसके बाद आप देख लीजिए कि ब्लेडर में से या प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ पे ब्लेडर में से जो यूरेटर आएगा वहाँ से और वास्ट डिफरेंस दोनों की एक कॉमन पैसेज हो जाता है, ठीक है, जो यूरेथ्रा से होकर आउट यानी कि बाहर आ जाता है। एंड उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों आपको बता दूं, तो जो एग होता है, ठीक है, वो ओवरी में बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट है ओवरी, देन उसके बाद है यूटेरस, देन सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है, और ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। दोस्तों यहाँ पे जो ओवरी है वहाँ पे सेल या एग बनेगा, ठीक है, फीमेल में जो एग बनता है वो ओवरी में बनता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट से होकर यूरेटर में आता है। और जो यूरेटर आपको लाल वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, ये 3 लेयर दिखा, ये 3 लेयर होते हैं, ठीक है, एक एक्सोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ठीक है, एंडो, मायो और एक्सोमेट्रियम, ठीक है, यहाँ पे 3 लेयर होती है। तो आपको ये 3, तो जो सबसे अंदर की होती है, जो कि हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, उस लेयर पे ये जो एग होता है वो इम्प्लांट होता है। देन उसके बाद फर्दर प्रोसेस होती है, यहाँ पे सर्विक्स और वजाइना, ठीक है, आपको दे रखा होता है जो पेनिस का इंसेमिनेशन होता है वो सर्विक्स के पहले वजाइना से सर्विक्स के थ्रू होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से कुछ सर्कल कर रखा हुआ है, ऐसा इसलिए जब पेनिस में जस्ट स्पर्म इजेक्यूलेट होता है, ठीक है। ये सब दोस्तों स्पेसिफिक टर्म्स है जो आप 11th में या 12th में देखने को मिलेगी, 12th में इंसेमिनेशन, दैन इजेक्यूलेशन, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो सर्विक्स में अगर यूटेरस में जो पेनिस में से इजेक्यूलेट हो जाता है तो वो भी मूव करेगा फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे मैंने जो आपको राउंड कर रखा है उसको एम्पुला इस्मस जंक्शन कहते हैं, वो आपको 12th में आएगा। तो जो एग होता है, ठीक है, वो वहाँ से मूव करके ये जो राउंड वाला पार्ट है वहाँ पे आएगा, और यहाँ से स्पर्म भी वहाँ पे ही मिलेंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो वो एम्पुला इस्मस जंक्शन इन फैलोपियन ट्यूब होती है। ये क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ 12th पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 12th के बेस पे आपको आंसर ऐसे मिलेगा। देन उसके बाद है, आप देख लीजिए कि जो स्पर्म एग है, ठीक है, स्पर्म प्लस एग, यानी कि जो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि उनकी जो मैटिंग होगी उनको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वहाँ से जाइगोट बनेगा, जाइगोट में से एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो में से फ्रूट बॉडी, और जो ये सब जो फर्दर प्रोसेस होती है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया थीन ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब यूटेरस, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, यहाँ पे दोस्तों जो प्लेसेंटा, ये जो अभी जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है, ठीक है, दिस इज ये वाला दोस्तों, ये IMP पार्ट है, क्योंकि यहाँ से हर बार 3 मार्क्स का प्रश्न यानी कि क्वेश्चन बनता ही बनता है कि व्हाट इज प्लेसेंटा और उसका फंक्शन बताइए या फिर उसका इंपॉर्टेंट बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एम्ब्रियो जो ग्रो करता है, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड करता है, सॉरी न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है और वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकालता है। तो ये भी दोस्तों देख लेना है, ठीक है। जो डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंटल या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, ठीक है, वो जो मदर के ब्लड से जो कि स्पेशल टिश्यूज है जो कि प्लेसेंटा, उसकी मदद से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने देख लेना है द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा के बारे में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ प्लेसेंटा, तो ये आपको लिख देना है येलो कलर वाला, और देन उसके बारे में कुछ डिटेल पूछा जाता है तो आपको लिख लेना है कि विच इज़ एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल एंड वी लाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, ठीक है। देन उसका फंक्शन क्या है, तो इट्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर अ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उनका वेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो कैसे बाहर आता है, तो ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। तो दोस्तों जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके थ्रू वो आउट यानी कि एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दे रखा है कि एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है। तो दोस्तों जो फीमेल होती है उनके अंदर मैच्योरिटी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो जो ओवरी है वो हर मंथ में एक एग रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ऐसे एक एग रिलीज़ करती है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि एग फर्टिलाइज होना ही है, ठीक है, लेकिन वो इम्प्लांट तो ज़रूर हो जाता है, यानी कि यूटेरस में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। जब वो फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक यूटेरस में नहीं रहता। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम, जो मैंने आपको यूटेरस की सबसे इनर लीनिंग होती है, ठीक है, जो कि थीन होती है, जो कि स्लोली यानी कि धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करती है, और एज अ ब्लड वो वजाइना से बाहर आ जाती है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो कि रफली 1 मंथ रहती है, ठीक है। यानी रहती है मतलब मेंस्ट्रुएशन या मंथ में एक बार होता है, जो 2 से यानी कि मिनिमम 2 से या 8 दिन तक रहता है। देन उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिवेंशन के वे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो HIV एड्स गोनोरिया साइफिल्स, यानी कि दोस्तों ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। जिनके प्रिवेंशन यानी कि उनको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या वे है, आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वही कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में, उनकी मेथड के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट आपको HIV एड्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। जो एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और वो HIV जो कि वायरस है उसके कारण कॉज होता है, ठीक है। फिर वो कैसे स्प्रेड करता है, तो वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है। तो वो जो सेक्सुअल यानी कि जो एड्स हुआ है, ठीक है, जिनको एड्स हुआ है, ठीक है, उसके साथ या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं जिसकी वजह से एड्स स्प्रेड होता है, या फिर मदर में से उनके बच्चे में आ सकता है, वो सब स्प्रेडिंग के रीज़न रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, क्योंकि फर्स्ट है कॉपर। यहाँ पे आपको कॉन्डम यूज़ करना है। तो दोस्तों जो जैसे कि मेल कॉन्डम आता है, ठीक है, उसी तरह फीमेल कॉन्डम भी आता है, जो कि एक कवरिंग होती है रबर की, ठीक है, यानी कि मेल जो कि कवरिंग होती है जो पेनिस को कवर करने के लिए होती है, ठीक है, जिसके कारण जो स्पर्म इजेक्यूलेट होता है, ठीक है, यूटेरस में, वो यूटेरस में इजेक्यूलेट ना होके कॉन्डम में ही रह जाता है, ठीक है, जिसके कारण प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाता है या फिर नील के बराबर हो जाता है। एंड उसके बाद है कुछ एक जो फीमेल्स आप देखते हो या फिर मेल्स में भी ये होता है जो पिल्स लेते हैं, ठीक है। पिल्स क्या होता है, जो कि हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, या फिर जो स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, उसमें देर हो जाती है, जिसके कारण आप देखते होंगे, ठीक है, ये चीज़ कि जो कई लेडीज़ और जेंट्स आप कह सकते हैं, मैन और वुमेन सभी ये पिल्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हार्मोनल बैलेंस चेंज होता है, ठीक है, जिसके कारण जो यानी कि जो सेक्सुअल पीरियड है, ठीक है, वो उनका बढ़ जाता है। देन उसके बाद है कॉपर टी, यानी कि जो फीमेल्स होती है उनकी वजाइना में
या यूटेरस में ये कॉपर टी यानी कि जो कॉपर का टी शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है उनको प्लेस किया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ सभी चीज़ के कुछ डिसएडवांटेज तो रहते ही है, जैसे कि आप जानते हैं कि कॉपर टी है, ठीक है, वो कॉपर का बना यानी कि मेटल का बना हुआ है, ठीक है, तो वो उसके कारण इरिटेशन होती है। दोस्तों ये कॉपर टी का फंक्शन आपको 12th में आएगा। जो कॉपर टी है वहाँ से Cu2+ आयन निकलेंगे, ठीक है, तो ये जो स्पर्म होंगे उनकी मोटिलिटी को इफेक्ट करेंगे। तो ये सब आपको 12th में पढ़ना होगा, ठीक है। देन उसके बाद है वास्ट डिफरेंस, क्योंकि आपने ये तो दोस्तों ज़रूर ये तो कॉमन बात है, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देना, फिर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करा देना, ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर के थ्रू करवाया जाता है। अगर वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है दोस्तों, वास्ट डिफरेंस मेल में होती है, ठीक है, तो उसको वेसेक्टोमी बोला जाता है। एंड तो दोस्तों वेसेक्टोमी अगर आ जाए तो ये वर्ड देख के आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ब्लॉकेज ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, ठीक है। अगर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करवा दिया जाता है फीमेल में तो उनको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इंटेक्स क्वेश्चन और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर का अगर हम वीडियो बनाते हैं तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये IMP पार्ट है। जय हिंद।